बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोग के लिए पिछली दफ़ा 3 केसेस डिस्कस किए थे पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट जो मेडिसिन में रेजिडेंसी कर रहे हैं उनके लिए, और FCPS के पार्ट 2 के पुराने जो थ्योरी पेपर्स हैं उनसे मैंने ये निकाले हैं, और आई होप कि आपको उससे कुछ मदद मिली होगी। तो मैं आज फिर 2 केसेस हैं मेरे पास, तो उसको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। और तो ये पहले 3 केसेस हम कर चुके हैं, तो ये चौथा केस है। अब जो आने वाली यहाँ पे स्लाइड है उसमें केस नंबर 4 हम देख लेते हैं कि क्या है, उसमें क्या सिनेरियो उन्होंने पूछा है। सिनेरियो है अ 21-year-old young lady was brought in emergency room with acute abdominal pain with nausea, anorexia and constipation. Her mother gave history of change in behavior with occasional fits. She is also passing very dark colored urine. On examination, her pulse is 120 beats per minute, blood pressure is 150/100, temperature 99 degree Fahrenheit. She is not jaundiced. Her abdominal examination revealed mild distension but no visceromegaly or ascites. She is confused with absent deep tendon reflexes and equivocal planters. Sensory modalities are intact and signs of meningeal irritation are absent. अब इसमें आप देखिए कि एक यंग फीमेल का इन्होंने केस है, और वो 21 ईयर ओल्ड है और बहुत ही एक्यूट एब्डोमिनल पेन में वो इमरजेंसी रूम में आई है। और उसको एक तो बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है, नोजिया है, एनोरेक्सिया और कॉन्स्टिपेशन है, और उसकी अम्मी ने ये हिस्ट्री दी है कि उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ है कुछ अरसे से, और एक आध उसको सीजर भी हुआ है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने नोट की है वो ये है कि बहुत डार्क कलर का यूरिन उसको पास हो रहा है। एग्जामिनेशन जब करी तो उसमें देखा कि पल्स उसकी बढ़ी हुई है, यानी टैकीकार्डिया है 120 मिनट्स, ब्लड प्रेशर भी उसका बढ़ा हुआ है 150/100, टेम्परेचर उसका नॉर्मल है, जॉन्डिस उसको कोई नहीं है। एग्जामिनेशन एब्डोमिनल का उसमें कोई डिस्टेंशन, विस्ट्रोमेगैली, एसाइटिस वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ वो कंफ्यूज्ड है। और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस उसके एब्सेंट हैं, और प्लांटर्स उसके नॉर्मल हैं, इक्विवोकल, सेंसरी मोडालिटीज़ भी इंटैक्ट हैं, और कोई नेक रिजिडिटी वगैरह कुछ नहीं है, मेनिंजियल इरिटेशन एब्सेंट है। ठीक है, तो इसमें अब उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। देखें, क्वेश्चन 1 है व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब पहले तो आप मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस अब इसमें से देखें। दूसरा, नेम 5 फैक्टर्स विच माइट हैव प्रेसिपिटेटेड दिस कंडीशन। अब नंबर 3, गिव 5 स्टेप्स इन मैनेजमेंट। अब देखें, एक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ अगर पेशेंट आ रहा है तो जाहिर है कि वो सर्जिकल एब्डोमिन अगर हो तो वो तो सर्जरी का केस बनता है ना। अब हमारे पास अब ये मेडिसिन का सवाल है, तो जाहिर है कि एक्यूट एब्डोमिन तो है उसको, लेकिन वो सारी कॉजेज़ तो नहीं होंगी ना उसको, इसको तो कोई मेडिकल रीज़न होगा। तो इसको हम दोबारा से देखते हैं। यंग फीमेल है और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ना उसको कुछ ऐसी कोई टेंडरनेस नहीं है उसको, तो जाहिर है कि एक्यूट एब्डोमिन, सर्जिकल एब्डोमिन तो एक्सक्लूड हो गई। फिर जो है उसको थोड़ी बहुत जो आ रही है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ा सा उसका एक्टिवेट हुआ है ना, तो पल्स, टैकीकार्डिया है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्सेस जो हैं वो एब्सेंट हैं, और इसको बिहेवियरल यानी साइकाइट्रिक कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जो है वो तो मैंने बनाई, आप भी समझ ही गए होंगे, एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया। ठीक है, एज देयर इज अनएक्सप्लेन्ड एब्डोमिनल क्राइसिस इन यंग वुमन, देयर आर एक्यूट पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस system dysfunction and history of psychiatric illness. Dark urine indicates she is passing porphobilinogen during the attack. ठीक है, और कभी कभार ये होता है कि यूरिन जो है वो नॉर्मल क्लियर कलर का आ रहा होता है, लेकिन अगर उसको हम थोड़ी देर तक बॉटल में रख दें और थोड़ी देर बाद देखें तो वो डार्क हो जाता है। ठीक है, पोर्फोबिलिनोजिन का एक ये है कि वो सनलाइट से फिर ना बहुत डार्क कलर का हो जाता है, तो ये भी हम उसमें देख सकते हैं। एज द एब्डोमिनल पेन इज़ न्यूरोलॉजिक, जाहिर है कि उसका जो एब्डोमिनल पेन है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसफंक्शन की वजह से हो रहा है, तो न्यूरोलॉजिक है यानी कि ऑटोनॉमिक। देयर इज एब्सेंस ऑफ फीवर और ल्यूकोसाइटोसिस, फीवर भी नहीं है उसको
और अगर हम उसका सीपी कराएंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस भी नहीं होगा, जो ज़ाहिर बात है एक्यूट एब्डोमेन सर्जिकल जो है उसको एक्सक्लूड कर देगा। फिर आंसर 2 उन्होंने पूछा है 5 प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। जाहिर है इसमें उन्होंने कोई मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस नहीं पूछी है, इसमें पक्की पक्की आपने एक ही डायग्नोसिस देनी है, इसीलिए तो वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स डिजीज़ के सबको पता है होते हैं कि ड्रग्स, जिनको भी जेनेटिकली डिटर्मिन्ड डिजीज़ है तो ड्रग्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट कर देती हैं। कौन कौन सी? सल्फोनेमाइड्स, बारबिटूरेट, कार्बामाज़ेपिन। अब बहुत सारी ड्रग्स हैं और पूरा जो है ना उसमें एक चार्ट है मेडिसिन का, तो कौन सी प्रेसिपिटेट करती हैं, ये मोटी मोटी हैं, बाकी सब भी आनी चाहिए आपको। ठीक है। नंबर 2 स्टारवेशन डाइट्स और प्रोलॉन्ग फास्टिंग। अगर कोई कर ले इस कंडीशन में, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हो, स्टारवेशन हो जाए उसको या डाइटिंग शुरू कर दे या प्रोलॉन्ग फास्टिंग हो, तो ये कंडीशन ना फिर एक्यूट एब्डोमिनल पेन से पेशेंट आ सकता है इमरजेंसी रूम में। नंबर 3 हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इतना ज़रूरी नहीं है, मेरा ख्याल है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी जो चेंजेस हो रहे होते हैं उसमें भी हो सकता है। एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस गोनाडल स्टीरॉइड्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन अगर मिल रहे हैं तो भी ये प्रेसिपिटेट हो सकती है कंडीशन। फिर नंबर 4 इंटरमिटेंट इन्फेक्शन अगर हो रहे हैं तो वो भी प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। नंबर 5 एल्कोहल कंजम्पशन अगर है तो वो भी कर सकते हैं। तो 5 इन्होंने पूछे थे, 2 तो वो आप ये हो गए। अब 5 स्टेप्स मैनेजमेंट के इन्होंने पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो है आइडेंटिफिकेशन एंड अवॉइडेंस ऑफ इंसाइटिंग फैक्टर्स। जाहिर बात है कि प्रेसिपिटेट हुआ है तो आप वो आइडेंटिफाई करें, उससे ड्रग की हिस्ट्री लें और बाकी उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लें, जो भी चीज़ इनके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की उसकी हिस्ट्री लेके वो एक्सक्लूड करें, आप उसको जो आइडेंटिफाई करके उसको अवॉइड करवाएं। नंबर 2 ड्यूरिंग एन अटैक नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एब्डोमिनल पेन, क्योंकि बहुत सिवियर पेन हो रहा होता है, न्यूरोलॉजिक है वो, तो आम पेन किलर से वो नहीं ख़त्म होता, तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक की ज़रूरत पड़ती है। फिनोथायजीन्स फॉर नोजिया, वॉमिटिंग एंड एंग्जाइटी, बेंजोडाइजेपिन इन लो डोजेस। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी ड्रग्स उसको प्रेसिपिटेट भी करती हैं। नंबर 3 इंट्रावीनस ग्लूकोज इन सेलाइन। अब ये प्रोलॉन्ग फास्टिंग से भी हो रहा है ना, तो अगर हम इंट्रावीनस ग्लूकोज दे दें, अगर पेशेंट जो है वो ओरिएंटेड है तो उसको आप ओरली भी दे सकते हैं, लेकिन आईवी 300 ग्राम पर डे ग्लूकोज देना चाहिए, आईवी या ओरली। नंबर 4 इंट्रावीनस हिमेटिन दे दें। हीम एल्ब्यूमिन और हीम आर्जिनेट इन्फ्यूज डेली 3 to 4 मिलीग्राम पर किलोग्राम वंस और ट्वाइस डेली इन एक्यूट अटैक। नंबर 5 अगर बहुत सारे पेशेंट्स को जो ये डिजीज़ होती है वो बहुत अनकंट्रोल्ड हो जाती है और इसकी तरह तरह की इसमें हैं, यानी एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, अभी मैं आगे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, तो उसमें जो है ना मेडिकली अगर वो कंट्रोल ना हो रहा हो पेशेंट और उसको इंटरमिटेंट अटैक्स हो रहे हो तो फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन फॉर पेशेंट विद डिजीज पोअरली कंट्रोल बाय मेडिकल थेरेपी। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन होता है। अब हम देख लेते हैं कि इंटरमिटेंट एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया होता क्या है। द पोरफायरियाज आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ईच रिजल्टिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ ए स्पेसिफिक एंजाइम इन द हीम बायोसिंथेटिक पाथवे, यानी कि जो हीम आरबीसी में बन रहा है उसका पाथवे में प्रॉब्लम हो जाए। द एंजाइम डिफिशिएंसीज आर इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेस, और कुछ जो है स्पोरेडिक भी हो सकते हैं। Porphyrins are classified as hepatic or erythrocytic depending on the primary site of overproduction and accumulation of respective porphyrin precursors of the porphyrins। ठीक है, तो या तो erythrocytic और या hepatic, जहाँ पे भी accumulation ज़्यादा हो रही है, porphyrins की ओवर प्रोडक्शन हो रही है एंजाइम की कमी की वजह से, तो उसके हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। द मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ हिपैटिक पोरफायरिया न्यूरोलॉजिक। अब हिपैटिक पोरफायरिया जो है उनका मेजर मैनिफेस्टेशन न्यूरोलॉजिक है, जैसे इसमें इस लड़की को हो रहा है। ऑटोनॉमिक न्यूरो डिसफंक्शन है, न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन है जिसमें उसको एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो रहा है, सीजर्स की हिस्ट्री है, साइकाइट्रिक डिस्टर्बेंस है और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हैं, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी है, टेकिकार्डिया है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, इरिथ्रोसिटिक पोरफायरियाज प्रेजेंट विद क्यूटेनियस फोटोसेंसिटिविटी, और ये जो इरिथ्रोसिटिक पोरफायरियाज हैं ना तो फिर वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास प्रेजेंट ज़्यादा कर रहे होंगे ना, क्योंकि उनको बुलस लीजन्स हो सकते हैं स्किन में।
बिकॉज मैनी सिम्टम्स ऑफ पोरफायरियाज आर नॉन स्पेसिफिक, डायग्नोसिस ऑफ्टन डिलेड। जाहिर बात है कि नॉन स्पेसिफिक डायग्नोसिस, तो अगर हम सस्पिशन नहीं करेंगे हाई डिग्री तो हम तो कभी भी डायग्नोज नहीं कर सकते। अगर हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि हम कहेंगे कि क्या हो रहा है इस पेशेंट को। लेबोरेटरी मेजरमेंट्स ऑफ पोरफायरिन प्रीकर्सर्स 5 अमाइनो लेब्यूलिनिक एसिड ALA उसको एब्रिविएट करते हैं, एंड पोरफोबिलिनोजिन PBG और पोरफायरिन इन यूरिन, इरिथ्रोसाइट ऑफ फीसिस इज रिक्वायर्ड टू कंफर्म और एक्सक्लूड पोरफायरिया। तो अगर ऐसा पेशेंट आए जिसमें आपको हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन हो और उसको मतलब ये कि टेंडरनेस भी कोई नहीं है, ल्यूकोसाइटोसिस भी नहीं आ रहा, और यूरिन अगर डार्क नहीं भी आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि यूरिन को अगर हम ऐसे बॉटल में रखें थोड़ी देर बाद वो डार्क हो जाता है, तो ये ना समझें अगर डार्क नहीं आ रहा है तो मैंने कराना ही नहीं है उसका पोरफायरिन। अगर ज़रा भी सस्पिशन है तो ALA और पोरफोबिलिनोजिन यानी अमाइनो लेब्यूलिनिक एसिड टेस्ट करने के लिए यूरिन का सैंपल भेज दें। एक मैंने पेशेंट देखी थी, उसको मैंने कराया, उसको पॉजिटिव आया था। अभी मतलब ये कि मेरी जब से मैं ये कर रही हूँ ना अपनी एज कंसल्टेंट काम, तो मैंने एक पेशेंट देखा है अभी। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ पोरफायरियाज, हेपेटिक पोरफायरिया। अब हमने देखा ना कि अगर इरिथ्रोसाइट के अंदर एंजाइम डेफिशिएंसी और ओवर प्रोडक्शन हो रही है तो फिर हेपेटिक पोरफायरिया है, ठीक है, सॉरी हेपेटिक लिवर के अंदर अगर है, और अगर इरिथ्रोसाइट के अंदर है तो उसको कहेंगे इरिथ्रोसिटिक। तो हेपेटिक पोरफायरिया की जो है 5 किस्में हैं, उनके नाम है एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया AIP जो अभी हमने डिस्कस किया, हेरिडिटरी कॉर्पो पोरफायरिया HCP एब्रीविएट करते हैं, फिर वेरिएगेट पोरफायरिया VP, फिर ALA डिहाइड्रेटेज पोरफायरिया ADP, पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। तो पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा PCT विद ब्लिस्टरिंग स्किन लीजन्स ऑफ फोटोसेंसिटिविटी। तो ये स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएगा ना ये वाला पेशेंट तो ज़्यादातर। इरिथ्रोसिटिक पोरफायरिया कौन कौन से हैं? नंबर 1 कॉन्जेनाइटल इरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफायरिया CEP, और नंबर 2 इरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफायरिया EPP। क्यूटेनियस लीजन्स होते हैं, पेनफुल होते हैं, नॉन ब्लिस्टरिंग टाइप ऑफ फोटोसेंसिटिविटी होती है। और क्यूटेनिया टार्डा में जो है वो कैसे होते हैं? ब्लिस्टरिंग होते हैं वो, और ये नॉन ब्लिस्टरिंग होते हैं, ठीक है। तो इतना अगर आपको आता है तो आप आराम से इसको डायग्नोज कर लेंगे, और ये सारी जो मैंने बताई हैं चीज़ें वो उसी वक्त आप पढ़ लीजिए अपनी किताब में से और अपने पास लिख लीजिए। इतना भी काफ़ी है, अगर आपको पोरफायरिया के बारे में इतना भी पता है तो बहुत है, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं 5वां करते हैं हम। आज के 2, पिछले हम 3 कर चुके हैं, ठीक है। तो 5th केस ये है, इस स्लाइड में आप देखिए। अ 26-year-old मैन presents with features of congestive cardiac failure of recent onset. He is found to be hypertensive. ECG and echocardiogram show evidence of left ventricular hypertrophy. Serum creatinine laboratory finding क्या है उसकी? Serum creatinine is 2.1 mg/%. He has no past history of renal disease. He is put on treatment with ACE inhibitor and a diuretic. His symptoms improve a bit, but serum creatinine goes up to 3.6 mg/% per deciliter. तो अब इसमें आप देखिए कि यंग मेल बताया है, ठीक है, और उसको एकदम से जो है पल्मोनरी एडीमा या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया है, रीसेंट ऑनसेट का है, और उसको हाइपरटेंशन है। ECG और एको जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसको जो हाइपरटेंशन अभी इसका आया है, लेकिन ये कि इसका बहुत पहले से बढ़ा हुआ था, यानी कि उस हाइपरटेंशन की वजह से इसको LVH यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, ठीक है। अब सीरम क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है इसके, यानी कि कुछ किडनी में इसके प्रॉब्लम हो रहा है, और पास्ट हिस्ट्री उसकी कोई किडनी डिजीज़ की नहीं है। अब उसको जो है, क्योंकि इसको CCF था और ब्लड प्रेशर इसका बढ़ा हुआ था, तो ACE इनहिबिटर डॉक्टर ने दिया और डायूरेटिक दिया। तो कुछ सिम्टम्स जाहिर बात है कि वो पल्मोनरी एडीमा के तो बेहतर हो गए होंगे, लेकिन इसका फिर सीरम क्रिएटिनिन जो है ना वो एकदम से 3.6 यानी कि छलांग लगा के बहुत ऊपर चला गया, ठीक है, यानी कि डिटोरियोरेट कर गया इसका किडनी फंक्शन इस ट्रीटमेंट के बाद। अब जो है क्या इन्होंने पूछा क्या है, क्वेश्चन 1 उन्होंने पूछा है लिस्ट 4 लाइकली कॉजेज ऑफ राइज इन सीरम क्रिएटिनिन इन सच अ सिचुएशन। अब उन्होंने कहा है कि आप कौन सी 4
मोस्ट लाइकली कंडीशन हो सकती हैं जिसमें अगर इस तरह करें हम तो सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाएगी। नंबर 2, लिस्ट 3 इन्वेस्टिगेशन दैट हेल्प इन डायग्नोसिस। यहाँ हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? नंबर 3, लिस्ट 3 मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अंडरलाइंग मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब मोस्ट लाइकली इन्होंने पूछा है तो आपको एक डायग्नोसिस तो बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे पता चल रही है। आगे हम देखते हैं। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, सबसे पहली डायग्नोसिस मैंने बनाई है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, आप भी समझ गए होंगे। अब ये पीछे देखिए, एक तो यंग मेल है, ठीक है, और इसको अचानक जो है पल्मोनरी एडिमा हो गया है, जो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में पेशेंट को हो सकता है, और ये हाइपरटेंसिव है, तो एक्चुअली इसको जो है ना रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन या सेकेंडरी हाइपरटेंशन इसको हुआ है। ECG एंड इकोकार्डियोग्राम शोज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसका मतलब है 26 तो ईयर्स इसकी एज है, अब इसको तो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन होगा, इसलिए इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई और उसके नतीजे में उसका कार्डियक फेलियर यानी पल्मोनरी एडिमा में चला गया। अब सीरम क्रिएटिनिन किडनी में उसके कोई ख़राबी हो रही है, ठीक है, और पास्ट हिस्ट्री इसको कुछ पता नहीं है, मतलब कोई हिस्ट्री नहीं है इसके कि किडनी में कोई डिजीज़ थी। अब जैसे ही उसको एस इनहिबिटर दिया या डायरेटिक दिया तो थोड़ा बहुत तो पल्मोनरी एडिमा उसका ठीक हुआ होगा, लेकिन ये कि हमेशा अगर बाईलेटरल रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस हो और हम एस इनहिबिटर दें तो रीनल फेलियर और ख़राब हो जाता है, डिटोरियोरेट हो जाता है। तो वही इसके साथ हुआ है कि इसकी क्रिएटिनिन एकदम से जो है ना 3.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गई है। तो पहली जो है हमने डायग्नोसिस बनाई रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। दूसरी एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है अगर वो नहीं है। नंबर 3, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अब किडनी डिजीज़ नहीं थी, अब क्या पता था, अब एकदम से आप देखा है तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के भी चांसेस हैं। नंबर 4, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ भी हो सकती है इसको, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं आंसर 2, यानी कि मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इनको बतानी है ना, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जो है in this case is renal artery stenosis leading to secondary hypertension as patient is a young male, hypertension as evidenced by left ventricular hypertrophy on echocardiography and presenting with pulmonary edema and acute renal failure upon starting ACE inhibitor. Number 2, एथेरोस्क्लेरोटिक इस्कीमिया हो रहा होता है मोस्टली रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में, जो मोस्ट कॉमन है। रीनल डिजीज़ में मोर कॉमन देन फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, वो लेस कॉमन है, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैन बी रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन हुआ है, दवाई दे रहे हैं, सही नहीं हो रहा। पल्मोनरी एडिमा एकदम से हो गया, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहा। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन मे रिवील एन ऑडिबल एब्डोमिनल ब्रूई ऑन अफेक्टेड साइट। अगर मतलब ये कि अगर हमें यंग पेशेंट हो हाइपरटेंशन के साथ आया तो उसकी हमें एब्डोमेन में जो है ना वो ऑस्कल्टेशन कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि एक साइड पे रीनल आर्टरी अगर स्टेनोसिस है तो वहाँ पे आपको ब्रूई मिल जाएगी और एलिवेटेड BON और क्रेटिनिन मिल जाएंगे, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशंस इन्होंने पूछी हैं, अब इस केस में फिर हम क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? एक तो हम करा लेंगे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, इट विल रिवील डिस्क्रिपेंसी of size between two kidneys if stenosis on one side is more than on the other side, or small hyperechoic kidneys if both sides are affected. या तो डिस्क्रिपेंसी होगी किडनी के साइज में, अगर एक साइज की स्टेनोसिस ज़्यादा है एक की कम है, या फिर दोनों की अगर बराबर है तो बिल्कुल स्मॉल हाइपर एक्वेक किडनी मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा है डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी, हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, 85% सेंसिटिव है और 92% स्पेसिफिक है। लेकिन ना डॉपलर अल्ट्रासाउंड में ये मसला है कि वो ऑपरेटर डिपेंडेंट है, अगर ऑपरेटर बहुत अच्छे से ये कर लेते हैं ना तो फिर तो मिल जाएगा आपको। नंबर 3 हम करा सकते हैं CT एंजियोग्राफी, यानी कि डिजिटल इंट्रावीनस डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी एंड इज नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। इट यूजेज अ स्पायरल हेलिकल CT स्कैन विद इंट्रावीनस कंट्रास्ट इंजेक्शन, और इसकी जगह हम करा सकते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, MRA कहते हैं उसको। इट इज़ एक्सीलेंट बट इज़ वेरी एक्सपेंसिव वे टू रिवील रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, गैडोलिनियम इज़ यूज। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ही एक्सीलेंट मोडेलिटी है डायग्नोसिस की, ठीक है। 4 जो है ना, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो रीनल एंजियोग्राफी होता है for the diagnosis, but is more invasive, thus it is performed after a positive screening test. Carbon dioxide subtraction angiography can be used in place of dye when the risk of dye nephropathy exists.
डायबिटीज़ मेलाइटिस विद किडनी इंजरी, तो अगर ऐसा है पेशेंट को पहले से, तो फिर डाइनेफ्रोपैथी हो सकती है, तो फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी कर सकते हैं। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया हैज़ बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस ऑन एंजियोग्राफी, तो ये ना फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया की तो बहुत क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक आती है, और बीड्स ऑन स्ट्रिंग इस तरह की वो स्टेनोसिस और फिर छोटी सी डायलिटेशन फिर स्टेनोसिस इस तरह की होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो है इन्होंने पूछा है, उसका जवाब ये है 3 मोड्स ऑफ थेरेपी फॉर मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, पहले तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो रहा है, तो उसको आप मेडिकली मैनेज करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव देके, ठीक है। फिर रीनल एंजियोप्लास्टी विद और विदाउट स्टेंटिंग एक तरीका है, लेकिन देखा ये क्या है कि जो स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि जिन पेशेंट को ये एथेरोस्क्लेरोटिक रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती है ना, तो उनमें जो किडनी इंजरी हो चुकी होती है वो डिटोरियोरेट ही होती है, चाहे हम एंजियोग्राफी भी मतलब एंजियोप्लास्टी भी कर लें। और उनका जो ब्लड प्रेशर भी है ना, एथेरोस्क्लेरोटिक रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का वो भी रिवर्स नहीं होता है। थोड़े बहुत मतलब है कि मेडिकेशन में कमी ज़रूर आ जाती है, लेकिन वो भी बिल्कुल रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है, हालांकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। तो कभी कभी ये फिर देखा जाता है कि सिर्फ मेडिकली ही मैनेज कर लें उसको, हाइपरटेंशन को, और रीनल एंजियोप्लास्टी ना करें, या मतलब अगर जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा रिस्क है तो ना करें। लेकिन अगर फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया कॉज है ना रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की, जो बहुत कम रेयर होता है, तो वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल है एंजियोप्लास्टी से, ब्लड प्रेशर भी, ठीक है। तो रीनल आर्टरी बाईपास सर्जरी वो भी आप रीवैस्कुलराइजेशन के लिए कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये तो आसान सा केस था, ठीक है। तो आज हमारे ये 2 केसेस हैं, उम्मीद है कि आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी, और आप प्लीज़ मुझे कमेंट लिख के बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, इसलिए कि मेरे तो 12 साल से ये बने हुए रखे हुए हैं, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे अगर आपने अभी सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस किताब में से कहीं से भी आप पढ़ पढ़ के, और थोड़ा थोड़ा जो फीचर्स होते हैं ना इन्वेस्टिगेशन के, कि सीटी में क्या मिलेगा, एंजियोग्राफी में क्या मिलेगा, वो सब अपने पास लिख लीजिए, अब बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ओके, खुदा हाफिज़।